नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको व्याघ्र पथिका नामक जो हमारा पाठ चल रहा है उसका भाग 4 लेकर के आऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने भाग 3 तक अध्ययन कर लिया था। भाग 1 और 2 में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। इसके बाद भाग 3 में हम लोगों ने शब्दार्थ और व्याख्याएं पढ़ी थी। ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद भाग 4 में हम संधि, समास, प्रत्यय आदि पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है और आप लोग सजग होकर के बढ़िया से तैयार होकर के अपनी बुक अपने हाथ में और अपने देखिएगा पेन जरूर हाथ में लेकर के रखें। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा एकादश पाठ अनुवाद भाग 4। अनुवाद भाग 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहले रहेगी आपकी संधियां, जिसमें लिखा हुआ है संधि विच्छेद। क्या लिखा है? संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहला शब्द दिया हुआ है कश्चित। क्या दिया हुआ है? कश्चित। अब कश्चित शब्द में इन्होंने विग्रह किया है कह धन चित। तो स्पष्ट ये जरूर हो गया है कि इसमें विसर्ग संधि लगी है। तो विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ही होगी कि नहीं होगी? जब विसर्ग लगा हो, देखिए सबसे सरल संधि पहचानने में हमारी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। अब मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि सर बोले सर जब विग्रह आता है तो पता चल जाता है कि ये संधि समास हमारी जो है इसमें विसर्ग संधि है। लेकिन जब ऐसा पद आता है तब क्या करें हम? तब उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा पद आता है तो एक बात ध्यान रख लेना कि बीच में अगर आधा वर्ण है, देखिए कौन सा आधा वर्ण कैसा होता है, जैसे बीच में आधा सा आ जाए या फिर ये वाला आधा सा हो गया या फिर ऐसा लिखा हो आधा सा। ठीक, अगर ऐसा आधा सा लिखा हो तो ये हो गया, और फिर इसके बाद ये वाला आधा सा हो, ये वाला आधा सा हो। ठीक, और फिर इसके बाद बोले सर और क्या होगा विसर्ग में? तो विसर्ग में और ध्यान रख लेना कि विसर्ग के स्थान पर बीच में अगर बीच में आधा रा लगा हो। अब ये रा आधा कैसे होगा? ये ऐसे जाता है, वर्ण के ऊपर ऐसे जाता है। अब 99% संधि आपकी विसर्ग संधि इन्हीं पर आधारित होगी। अभी एक और संधि आपको मिलेगी जो बीच में क्या होता है, जब ऐसे ओ कर देती है, बीच में ओ की मात्रा लगा देती है। लेकिन जब ओ की मात्रा और बाजू में हमारा ये लगा हो तो ये समझ लेना कि यहां पर 99% विसर्ग संधि होगी। ठीक, लेकिन 1% अपवाद है पूर्व रूप संधि, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी गहराई की बात है, लेकिन आपको पहचानने के लिए ये बहुत सरल है। देखिए आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे ये शब्द आता है आधा सा वाला, तो ये आपका ऐसे लिखा रहता है धनुष टंकार। इसमें आपकी कौन सी संधि है? धनुष टंकार। टंकार, धनुष टंकार ये लिखा है, ये आपकी विसर्ग संधि है। जैसे बात करें हम यहां नमस्कार, इसमें आपकी देखें विसर्ग संधि है। ठीक है ना? जैसे ये लिखा हुआ है आपका, ये आधा सा लिखना है, तो इसमें अगर देखें तो ये यहां पर निश्चय, ये लिखा है ना निश्चय, इसमें विसर्ग संधि है। और ये रा की बात करें हम तो यहां पर आपका आ जाएगा निर्धन। देखो ये आ गया है रा, ऊपर आया ना, तो इसमें सब में विसर्ग संधि। अब आपको पहचानना है तो ऐसा वाला सा अगर ऐसा नहीं लिखा रहता है तो या फिर ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा, तब विसर्ग संधि आपको जब शब्द पूरा हो तब पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप ऐसे देख लेंगे, बीच में आधा, तीनों सा आधे अगर दिख जाए तो विसर्ग संधि होती है। रा आपका ऐसे दिख जाए तो समझ लेना कि आपका क्या है, बहुत क्रिटिकल ऐसी संभावना आएगी जब बहुत जगह आपको अपवाद में मिलेगा कि जहां रा हो और विसर्ग संधि ना हो। ठीक, वो अपवाद है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं कि जरूरी नहीं है कि ऊपर रा है तो विसर्ग संधि हो। ठीक, तो वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपका 99% आप लोग अगर ऐसा सोच करके यहां कॉमन तरीके से लगाएंगे तो विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था कि जो यहां पर लिखा हुआ है कह धन चित, कह धन चित, इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग आपको जब विच्छेद होते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि विसर्ग लगा रहता है तो पता चल जाता है कि इसमें विसर्ग संधि है। लेकिन अब इसमें ये विसर्ग संधि बनी कैसी है? तो देखें कह प्लस चित दिया हुआ है, कह प्लस चित दिया हुआ है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर
विसर्जनीय से सा से सबसे पहले सा कर देंगे। क्या कर देंगे? सा कर देंगे। अब ये वाला सा हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो है आपका तलब्धी शकार, सिटी वाला सा लगा हुआ है, सलजम वाला सा लगा है। तब यहां पर क्या करेंगे? यहां हम लगाएंगे इश्चुत संधि। व्यंजन संधि का भाव होता है इश्चुत संधि, इस्तो हिश्चु ना हिश्चु। इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, ये वाला सा हो जाएगा। कस प्लस चित, ऐसे आपका शब्द बनेगा। इसको जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा कश्चित, ऐसे बन जाएगा कश्चित। ये आपका शब्द बन गया है। तो बहुत सरल होता है अगर आप इस प्रकार से इसको करेंगे तो। ठीक, इसमें आपकी विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द दिया हुआ है आपका सरस तीरे। देखिए यहां पर भी देखो, मैंने बताया था ना कि आधा सा आ गया है, बीच में आधा सा आया, मतलब विसर्ग संधि। सरह धन तीरे। देखें यहां लिखा हुआ है सरह प्लस तीरे। कुछ नहीं करना है, अब आपको एक सूत्र लगाना है यहां पर विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का सूत्र आपका लग जाएगा विसर्जनीय से सा। कौन सा सूत्र लगेगा? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय से सा, ये पूरा सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा। सरस प्लस तीरे, सरस प्लस तीरे दिया हुआ है, आप इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका सरस तीरे। क्या बनेगा? सरस तीरे। बन गया? लो, क्या दिक्कत है? बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां सरस तीरे शब्द बन गया है, विसर्जनीय से सा सूत्र लग गया है और विसर्ग संधि इसमें हो गई है। अगला शब्द दिया हुआ है पांथेन आलोचितम। पांथेन प्लस आलोचितम। तो यहां पर देखिए बहुत अच्छी संधि आई है आपकी, दीर्घ संधि। सबसे सरल संधि मानते हैं और सबसे कठिन है अगर समझ ना पाओ तो। पांथेन प्लस आलोचितम, आलोचितम। देखें यहां पर क्या करना है, नाम ऐसे आपको छोटा आ ले लेना है और आलोचितम का बड़ा आ ले लेना है। आ और आ को दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा, लेकिन ये कौन सी संधि के आधार पर बनेगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के आधार पर आपको यहां बनाना है। तो दीर्घ संधि में एक सूत्र आता है आपका, कौन सा? अकः शवर्णे दीर्घा। अकः शवर्णे दीर्घा, ये आपका सूत्र रहेगा। कौन सा सूत्र रहेगा? अकः शवर्णे दीर्घा। इसका नियम कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बन जाता है। छोटा, फिर इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। ठीक, इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। बन गया ना? तो यहां पर कंडीशन कौन सी हुई है? छोटा आ के बाद बड़ा आ। देखें छोटा आ के बाद आपका कौन आ गया है? बड़ा आ। छोटा आ के बाद बड़ा आ आने पर क्या बन गया है? बड़ा आ बन गया है। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि आ बन गया। लेकिन अब आपको शब्द को मिलाना है तो पांथेन, नाम ऐसे आपने क्या निकाल लिया था? आ निकाल लिया, तो ना आधा हो गया। दोनों वर्णों को मिलाने पर किसे बनाया? बड़ा आ को, तो इसमें मध्य में लिख दिया। आलोचितम में से आ निकल गया है तो केवल और केवल लोचितम बचेगा। यहां क्या बचेगा? लोचितम बन गया। अब इसको जोड़ेंगे हम तो पांथेना। क्या बनेगा? पांथेना। ना में आ को जोड़ेंगे तो बड़ा ना हो जाएगा और लोचितम इसमें जोड़ देंगे, लोचितम। क्या बन गया है आपका? पांथेना लोचितम। पांथेना लोचितम बन गया। अब यहां पर आपकी दीर्घ संधि है, आकाशवर्णीय दीर्घ सूत्र है और ये आपके नियम है, बन जाएंगे। चलिए आगे की संधि हमारी देखेंगे। आगे हमारी कौन सी संधि है? आगे दिया हुआ है अगला शब्द हमारा भाग्येनैतत् संभवति। देखें भाग्येन, क्या लिखा है? भाग्येन, भाग्येन प्लस एतत् प्लस संभवति, संभवति दिया हुआ है। ठीक, यहां पर ये आपका विच्छेद दिया है, यहां से आपने आ को ले लिया
और यहां से ए को ले लिया, दोनों को आपने यहां पर क्या कर दिया, देखा कि आ के बाद ए आने पर आई बनता है, लेकिन कहां बनता है, ये वृद्धि संधि में बनता है। किस में बनता है, वृद्धि संधि, ठीक, वृद्धि संधि में। अब वृद्धि संधि में बनता है तो सूत्र भी इसका होगा, और सूत्र कौन सा होगा, वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ये आपका सूत्र होगा। आ के बाद ए आने पर इसका नियम कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई दो में से कोई भी आता है तो आई बन जाता है, ठीक। उसी प्रकार से पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद ओ या औ, दो में से कोई भी हो तो क्या बनता है, औ बन जाता है। ये आपका नियम यहां कहता है। तो यहां पर आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद देखें जरा, आ के बाद ए आ गया है तो आई बन गया। अब आई बन गया है तो आप यहां पर क्या बनाएंगे, शब्द भाग्य ए न में आपको आई की मात्रा लगा देना है, दो मात्रा लग जाएंगी, और ए तत् में से ए निकल गया है तो केवल तत् बचेगा, तत् प्लस संभवति, संभवति, ये शब्द आपका लिख गया है, ठीक। चलिए अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसे कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है का मतलब कुछ नहीं, भाग्येन एतत् संभवति, तो इसको जोड़ देना है, आधा ता है जो, इसको आधा ता लिख देना है, संभवति आपको यहां जोड़ देना है। कैसे जुड़ेगा वो आप देख लीजिए, इसको ये आपने उठाया और यहां पर इसको जोड़ दिया, संभवति, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये आपका संभवति, भाग्येन एतत् संभवति, ये आपका शब्द यहां पर हो जाएगा, और इसमें शब्द आपकी संधि हो जाएगी, कौन सी, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि, ध्यान रखिएगा। आगे आपका दिया हुआ है, अगला शब्द दिया हुआ है किंत्व अस्मिन्नात्म संदेहे, किम तु अस्मिन संदेहे, जब संधि विच्छेद होगा, किम तु अस्मिन संदेहे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखें, इसमें लिखा हुआ है किम तु अस्मिन आत्म संदेहे, क्या दिया हुआ है, किम तु अस्मिन आत्म संदेहे। इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, याद रखिएगा कि संधि जरूरी नहीं है केवल दो पदों में हो, संधि तीन पद भी हो सकते हैं, चार पद, कम से कम दो पद होते हैं संधि में, ठीक। तो कभी कभी क्या है कि आप लोग ये देखते हैं कि संधि की परिभाषा मिल जाती है, उसमें लिखा होता है कि दो पदों के बीच में होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो दो पदों के बीच में तो विकार होता है, लेकिन एक शब्द में दो से तीन चार पद भी, जैसे इसमें देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हो गए, फिर मतलब यहां संधि नहीं है क्या, यहां भी संधि है। कम से कम दो पद होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने भी पद हो सकते हैं। देखें यहां पर लिखा हुआ है किम और तू, तो यहां पर मां को हो जाएगा अनुस्वार, क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है ये बिंदी के रूप में पहुंच जाएगा, किसमें, बिंदी के रूप में। तो यहां पर अगर बिंदी के रूप में लिख दूं ऐसे किम तू, तो कोई दिक्कत है क्या, देखो व्यंजन संधि है, या देखो मो अनुस्वारा, अनुस्वार संधि है, मां को अनुस्वार हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां व्यंजन संधि है और यहां लिख दिया है मैंने क्या, किम तू प्लस अस्मिन, अस्मिन, ठीक। फिर इसके बाद लिख दिया है आत्मसंदेह, 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 हो गया। अब यहां से देखना कि ये तू लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको अलग अलग करूंगा, इसमें और कौन सी संधि होगी, ऊ निकाल लूं इसमें से, तब ऐसे क्या निकाल लिया, ऊ निकाल लिया है, और अस्मिन आपका लिख दिया है, अस्मिन, ठीक। ये अस्मिन लिख दिया है, बस यहां पर भी मैं आपको ज्यादा नहीं यहां ले जाऊंगा, ज्यादा फंसाऊंगा नहीं, तो आपको क्या कर लेना है, आत्म अस्मिन्नात्म संदेह, यहां पर जो ना लिखा हुआ है, ठीक। अब इस ना को इसमें मिला देना है, ये ना इसमें हो जाएगा, तो ये तो ना आपका आधा हो जाएगा, और आत्म संदेह, अस्मिन्नात्म संदेह। लेकिन यहां पर जब ये अस्मिन का ना होगा और एक ना और इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा अस्मिन्नात्म, ऐसे बन जाएगा आत्म संदेह। यहां पर नुट का आगम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना बच जाता है। अब यहां पर देखें ऊ आ गया है, मुख्य रूप से यहां पर आपको करने की जरूरत यह है कि यहां यण संधि होगी, देखें किन त
उ के स्थान पर वा हो जाएगा, उ के स्थान पर क्या होगा, वा हो जाएगा। और अस्मिन्नात्म संदेह, अस्मिन्नात्म संदेह, संदेह, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। ठीक, अब यहां पर उ के स्थान पर वा कैसे हो गया है, ये यण संधि के आधार पर हुआ। कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि के आधार पर हुआ है। और यण संधि में ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरि के स्थान पर ला होता है। ये आपका यहाँ पर यण संधि में होता है। तो यहाँ पर देखें उ के स्थान पर क्या हो गया है, वा, उ के स्थान पर क्या हो गया है, वा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, किम त्वा, ऐसे बन जाएगा। ता को आधा लिख देंगे, लेकिन वा भी आधा है, लेकिन आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। किम त्वा अस्मिन् नात्म संदेह, नात्म संदेह, हुआ कि नहीं, ये आपका मुख्य रूप से यहां पर होगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, इसमें आपने यण संधि, व्यंजन संधि और यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि उ के स्थान पर वा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रावृत्तिर्न, प्रावृत्ति ही प्लस न, यहां पर आपकी वृद्धि वो विसर्ग संधि है, प्रावृत्ति, प्रावृत्ति ही प्लस न दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपको क्या कर देना है, प्रावृत्ति और रा कर देंगे और ना आपको ऐसे लगा देना है और शब्द आपका बनेगा प्रावृत्तिर्न, दिया हुआ है प्रावृत्तिर्न। ठीक, आगे ध्यान रखना आपको, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आपको जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी समस्या नहीं जानी चाहिए, सरल संधियां हैं। फिर लिखा हुआ है अनिष्टादिष्ट लाभेपि, अनिष्टादिष्ट लाभेस्पि, ये पूरा शब्द दिया हुआ है। तो अनिष्टात क्या दिया हुआ है, अनिष्टात अनिष्टात प्लस इष्ट लाभे प्लस अपि, लाभे प्लस अपि। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ता की जगह पर क्या कर देना है, देखो यहां अनिष्टात, तो अनिष्टात की जगह अनिष्टाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां आपकी हल संधि होगी और हल संधि के अंतर्गत एक आती है आपकी जस्त संधि। कौन सी संधि, जस्त। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन, ता था दा, दा में परिवर्तन करोगे तो यहां बनेगा आपका अनिष्टाद, दा हो गया अनिष्टाद। इष्ट की यहां पर ई की मात्रा यहां पर लग जाएगी और ध्यान रख लेना ये आपका ऐसे बन जाएगा अनिष्टादिष्ट। और लाभे, लाभे शब्द दिया हुआ है। ठीक, लाभे में क्या करना है, ये आपका जो आ है अकार, इसको हम अपि के रूप में जोड़ देंगे। लेकिन ये पूर्व रूप जो आपका आ है वह अवग्रह के रूप में क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है यहां, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि, ध्यान रख लेना पूर्व रूप संधि। अब ये पूर्व रूप संधि क्यों होती है, इसमें आपको एक सूत्र देंगे, इस सूत्र है आपका एंगा पदांताद, पदांताद पदांतादपि। ठीक, एंगा पदांतादति, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ सूत्र हो जाएगा और इस सूत्र के माध्यम से आप यहाँ पूर्व रूप संधि करेंगे। ये कहता है कि पहले पद में ए और ओ दो में से कोई भी हो, उसके बाद छोटा आ हो, तो इस आ को हम क्या कर देते हैं, अवग्रह के रूप में या खंडाकार आ के रूप में ले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे इसमें और क्या दिया हुआ है हमारा आगे की संधियों में। यहां तक समझ में आई आपको, कहीं पर भी कोई भी समस्या जा रही हो किसी संधि में तो बताना। फिर लिखा हुआ है गतिर जायते, गति ही प्लस जायते, ये तो विसर्ग संधि है, गति ही प्लस जायते,
गति ही प्लस जायते लिखा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दोगे आप, रा कर दोगे और जायते शब्द लिख दोगे। क्या लिख दोगे, जायते लिख गया। अब यहां रा को ऊर्ध्वगमन कर दोगे। क्या कर दोगे, ऊर्ध्वगमन। यहां बन जाएगा आपका गतिर्जायते, दिया हुआ है गतिर्जायते। तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और आगे देखें, अगला शब्द दिया हुआ है विसंसर्गो अमृतम। संसर्ग, देखें विसंसर्ग, विश्व संसर्ग, संसर्ग प्लस अमृतम, अमृतम दिया हुआ है। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपको उत्त संधि करना है। कौन सी संधि करना है, उत्त संधि। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, संसर्गो। क्या बन जाएगा, संसर्गो। ओ ऊ के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, पीछे वाला आ होगा वह आपका कैसे आ जाएगा, अवग्रह के रूप में या खंडाकार आ कह सकते हैं के रूप में आ जाएगा, विसंसर्गो मृतम, ऐसे बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो हमारा पद होगा, आगे का पद वो देखें, वो होगा तदपि। क्या लिखा है, तदपि, तत् प्लस अपि, तत् प्लस अपि दिया हुआ है। तो यहां पर आपको फिर व्यंजन संधि का वही जसत्व संधि लगेगी, हल संधि की जसत्व संधि। जस्त संधि, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ता था दा। और आपका अपि ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसको मिलाएंगे तो बनेगा तदपि। क्या बनेगा, तदपि। तो यहां आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। आगे अगला शब्द दिया हुआ है हमारा सर्वत्रार्थाजने। सर्वत्र प्लस अर्थ प्लस अर्जने, तो यहां होगी आपकी दीर्घ संधि। सर्वत्र प्लस अर्थ प्लस अर्जने, अर्जने दिया हुआ है। तो यहां पर आपको आ ले लेना है और यहां पर आ ले लेना है, दोनों को मिलाया बड़ा आ बन जाएगा। और यहां पर आपको अर्थ का आ ले लेना है और अर्जने का आ ले लेना है, दोनों को मिलाना बड़ा आ बना देना है। ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां क्या है, दीर्घ संधि जो आपकी लगेगी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के आधार पर यहां पर ये नियम लग रहा है। अब ये नियम जो लगेगा तो ये कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बन जाता है। फिर इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद भी छोटी ई या बड़ी ई हो तो क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ और फिर इसके बाद बड़ा ऊ, इसके बाद दूसरे पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है कि नहीं। अब यहां पर आप देख लीजिए कि आ के बाद आ रहा है, छोटा आ के बाद छोटा आ, दोनों जगह। तो यहां क्या बन गया है, बड़ा आ। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सर्वत्र को उठाना है, सर्वत्र, तो ये आ आएगा, इसमें मिल जाएगा तो बड़ा त्रा हो जाएगा। ठीक, यहां से आ निकल गया है, अब क्या बचा, केवल था बचा है, तो इसको यहां था को लिख देना है। था में से आ निकल गया है, लेकिन और अर्जन का आ निकल गया, दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना है तो यहां इसमें लगा देना है। फिर यहां जने बचा हुआ है केवल, तो जने आपने लिख दिया है और पद बनेगा आपका क्या, सर्वत्रार्था जने, सर्वत्रार्था जने बनेगा कि नहीं। तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां कौन सी संधि हो जाएगी, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आगे देखेंगे अगली जो हमारी संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, तन निरूपयामी, तत् प्लस निरूपयामी। यहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी, तत् प्लस निरूपयामी, तत् प्लस निरूपयामी। ध्यान रखना, तत् प्लस निरूपयामी, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का पंचम स्थान, वो अनुनासिक संधि का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ता था दा धा ना, ता वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन होगा, ना हो जाएगा। और निरूपयामी यहाँ आपका ज्यों का त्यों रहेगा, निरूपयामी दिया हुआ है। चलिए अब इनको जब जोड़ेंगे हम तो तन निरूपयामी, तन निरूपयामी,
निरूपयामी दिया हुआ है, तन निरूपयामी, तत् प्लस निरूपयामी बराबर तन निरूपयामी। तो यहां आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी हल संधि। कौन सी? हल संधि। ध्यान रखिएगा, हल संधि हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो शब्द होगा वो अगला शब्द हमारा कौन सा होगा? पांथो वदत। पांथा प्लस अवदत, पांथा प्लस देखें अवदत। ठीक, पांथा प्लस अवदत। यहां विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है? ओ करना है। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। यहां उत्त संधि क्यों कहता हूं कि पहले विसर्ग के स्थान पर ओ ऊ ही होता है, आ और ऊ मिलकर के यहां गुण कर लेता है। तो यहां बनेगा पांथो। क्या बन गया? पांथो। लेकिन जहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ होता है तो वो आ हमारा आकर के खंडाकार के रूप में यहां लग जाता है और परिवर्तन कर लेता है, और फिर उसका उच्चारण केवल खुशबू मात्र में होता है। पांथो वदत, ऐसे पढ़ेंगे, पांथो वदत। आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द रहेगा, अगली संधि जो हमारी रहेगी वो रहेगी प्रागेव। क्या लिखा है? प्राक प्लस एव, तो प्रागैव लिखा हुआ है, प्राक प्लस एव, ये आपकी विच्छेद लिखा हुआ है। यहां पर काखा गा, तो जसत्व संधि रहेगी, ध्यान रख लेना। कौन सी? जस्त संधि। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो यहां पर आपका आ जाएगा प्राक, काखा गा, का वर्ग का, देखिए काखा, का खा गा, तीसरा अक्षर हो जाएगा यहां पर, और एव यहां आपका ज्यों का त्यों होगा। इसको आप जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? प्रागेव। क्या बनेगा? प्रागेव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रागेव आपका यहां बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला जो हमारा पद होगा वो होगा बधान में। बधात प्लस में, बधात प्लस में दिया हुआ है। अब यहां पर तावर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन होगा। तावर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन करेंगे तो तावर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? ता था दा धा ना में परिवर्तन करेंगे और में इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? बधान में। क्या बनेगा? बधान में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए आगे देखें, अगली हमारी संधि कौन सी होगी? दाराश्च। यहां पर फिर आपकी विसर्ग संधि आ गई है। दारा मतलब पत्नी होता है, ध्यान रखिएगा। तो दाराह प्लस च दिया हुआ है। विसर्ग के स्थान पर आप फिर करेंगे सकार, तो आपने पहले किया है दारा और यहां पहले सा कर देंगे और फिर यहां चा करेंगे। फिर इसके सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाएगा? सिटी वाला, और यहां पर आप बनेंगे तो दाराश्च। अब इससे शब्द बन जाएगा आपका कौन सा? दाराश्च बन जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, बनेगी। चलिए अब आपको मैं एक संधि अभी दूंगा जो आप लोगों को अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके आपको इसका आंसर देना होगा। आपके लिए होमवर्क में रहेगी एक दो संधि, ध्यान रखिएगा। होमवर्क समझ लीजिए, वो CW देख लीजिए, आपकी जो क्लास है, क्लास चल रही है, इसी में आपको देना, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारी संधि होगी वो लिखा हुआ है वंश विहीनश्च अहम। तो ठीक, अब ये वंश विहीना प्लस चा प्लस अहम, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। ठीक, तो यहां देख लें आप क्या लिखा है? वंश विहीना, वंशहीना प्लस चा प्लस अहम दिया हुआ है ना। वंशहीना चा प्लस अहम। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे? वही सा करेंगे जो अभी इसके पहले करके आए हैं। वंशहीना श, हीना श हो गया सा, पहले ये वाला सा हो जाएगा, फिर इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, और चा अहम, चा प्लस अहम हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, चा में से आ और अहम का आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। तो बड़ा आ जब बन जाएगा तो बड़ा आ की मात्रा चा में लग जाएगी।
तो यहां पर क्या बनेगा आपका वंशहीनश्च, वंशहीनश्च, और इस आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो च हो जाएगा बड़ा, लेकिन अहम में से आ निकल गया है तो केवल हम बचेगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा वंशहीनाश्चहम। ठीक, वंशहीनाश्चहम ये बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सी संधि हो गई है, विसर्ग और दीर्घ संधि। विसर्ग और दीर्घ संधि से बनकर के वंशहीनाश्च, उसका वंशहीन किसका हुआ था ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन से इस पाठ में वंशहीन का मतलब पति और पुत्र किसके, पत्नी और पुत्र किसके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ऐसा कौन बोला था, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। ध्यान रखिएगा, आपने अगर पाठ को पढ़ा होगा तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। किसका वंशहीन हुआ था उसका नाम लिख करके आप बताइए। ठीक, अगला शब्द दिया हुआ है केनचित् धार्मिकेण, केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टा। केनचित् प्लस धार्मिकेण प्लस अहम प्लस आदिष्टा। तो देखें केनचित् की जगह यहां पर दा कर देना है, ये दा हो जाएगा, धार्मिक यहां आ जाएगा ऐसे, तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर आप एक साथ यहां लिख सकते हैं, लिखें कि केनचित्, केनचित् की जगह केनचिद कर दे, दा कर दिया, देखो ता के स्थान पर दा कर दिया, लेकिन कौन सी संधि, व्यंजन संधि, तो दा कर दिया। अब धार्मिकेण का धा यहां जोड़ देंगे, ये धार्मिकेण लिखा ना, तो धा यहां जोड़ दिया, धार्मिकेण, ये हो जाएगा पूरा शब्द। इन दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, व्यंजन संधि हो गई है बस यहां। अब इसके बाद अहम दिया हुआ है, तो यहां पर आप अहम लिख सकते हैं, अहम और प्लस आदिष्टा। तो यहां आदिष्ट, आदिष्टा अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, माँ आधा है और पीछे बड़ा आ है, तो दोनों को जोड़ दो तो बड़ा माँ हो जाएगा। यहां देखो ये माँ आधा है, व्यंजन संधि तो है यहाँ, लेकिन आ इसमें मिल जाएगा, तो आप देखें यहां पर बड़ा माँ हो जाएगा और दिष्ट यहां पर जुड़ जाएगा, दिष्टा, तो ये बन गया अहमादिष्टा। अब यहां पर एक प्लस अभी और बचा है, तो अणा का आ और अहम का आ दोनों को मिलाया बड़ा आ बन गया, दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बन गया है। तो यहां पद बनेगा आपका केनचिदा, केनचिद्धार्मिक, धार्मिकेण, बड़ा अणा हो जाएगा, आ जुड़, आ की मात्रा अणा में जुड़ जाएगी। अहम में से आ निकल गया है तो केवल हम, हमादिष्टा, ये आपका पद बनेगा यहां, केनचित् धार्मिकेण अहमादिष्टा, ऐसे पद बन जाएगा। तो यहां व्यंजन संधि, यहां व्यंजन संधि, लेकिन दोनों के बीच में दीर्घ संधि। ध्यान रखिएगा, आगे आपका जो पद होगा वो आपका पद रहेगा तदुपदेशादिनामहम, तदुपदेशादि, तदुपदेशादि इदानीम अहम, इदानीम अहम, तत् प्लस उपदेशात, क्या लिखा है, तत् प्लस उपदेशात। तो तत् की जगह पर यहां अगर दा कर दिया जाए तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, क्योंकि अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर रहा है, ता था दा, ता था दा, तो यहां पर आपने कर दिया है ता था दा, और उपदेश का उ लेकर के इसमें आपको जोड़ देना है, और पदेशाद यहां पदे सात ऐसे जोड़ दिया। लेकिन यहां पर पीछे इदानीम है, क्या है यहां, ये प्लस का चिन्ह लगा है ना, ये यहां के लिए लगा है, यहां इदानीम है, इदानीम का ई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर भी ता के स्थान पर दा कर देना है, क्या कर देना है, ता के स्थान पर दा कर देना है, व्यंजन संधि, और इदानीम की ई की मात्रा इसमें लगा देनी है। फिर यहां पर बड़ा दा लिख देना है और नीम लिख देना है, नीम लिख गया। फिर इसके बाद अहम, अहम आ गया, देखो तदुपदेशादिदानीम, और अहम का आ जुड़ेगा तो मां हो जाएगा पूरा, लास्ट में हम बचेगा, तो आपको इसमें जोड़ देना है, हम जोड़ दिया आपने, हम क्या पद बन गया है आपका, ध्यान से देखिएगा, तदुपदेशादिदानीनाम हम। यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यहां होगी आपकी जसत्व संधि, मतलब व्यंजन संधि, यहां भी आपकी व्यंजन संधि और यहां भी आपकी व्यंजन संधि। ओवरऑल देखी जाए तो इसमें व्यंजन संधि ही है। फिर इसके बाद अगला शब्द है धर्मशास्त्राण्यधीतानि,
धर्मशास्त्राणि प्लस अधीतानि। देखें यहां शब्द बनेगा आपका धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्राणि, शास्त्राणि प्लस अधीतानि, अधीतानि। धर्मशास्त्राणि प्लस अधीतानि दिया हुआ है, तो यहां पर आपकी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। धर्म शास्त्राणा, अणा में से क्या निकाल लिया है आपने? ई को निकाल लिया, छोटी ई को, प्लस अधीतानि हो गया, अधीतानि हो गया। अब ई के स्थान पर करेंगे आप या, धर्म शास्त्रा आधा अणा और ई के स्थान पर होगा या प्लस अधीतानि, अधीतानि दिया हुआ है। अब यहाँ ई के स्थान पर यण या क्यों हुआ है? ई के स्थान पर या होता है, ऊ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरी के स्थान पर ला होता है। ये कौन सी संधि के आधार पर होता है? ध्यान रखिएगा, ये होता है आपकी यण संधि के आधार पर। यण संधि, यण संधि के आधार पर होगा। तो यहां पर अब अधीतानि का आ जोड़ देना है या में। धर्म शास्त्रा अणा, अणा आधा आधा है तो आधा ही रहेगा, या भी आधा है लेकिन अधीतानि का आ जुड़ जाएगा और धीतानि, धीतानि इसमें हो जाएगा। धर्मशास्त्राण्य धीतानि बनेगा, धर्मशास्त्राण्य धीतानि। यहां पर आपका शब्द बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां कौन सा शब्द बन जाएगा आपका? धर्मशास्त्राण्य धीतानि। धर्मशास्त्राण्य धीतानि से आपका यहां यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रयच्छेश्वरे, प्रयच्छ प्लस ईश्वरे, तो यहां पर आपका बन जाएगा प्रयच्छ प्लस ईश्वरे बराबर यण संधि। प्रयच्छ प्लस ईश्वरे, प्रयच्छ प्लस ईश्वरे दिया हुआ है तो यहां आ हो जाएगा और ईश्वरे का ई ले लिया। आ के बाद ई आने पर क्या बनता है? ए बनता है। आ के बाद ई आने पर ए बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है वो आप यहां देख लीजिए कि गुण संधि के आधार पर। किसके आधार पर? गुण संधि के आधार पर यहां बनता है। देखें इसमें गुण संधि में बनेगा कि छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यहाँ पर ई या बड़ी ई, दो में से कोई भी आ जाए तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर तो आ के बाद ई आने पर क्या बन गया है? ए बन गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखें प्रयच्छ, ये प्रयच्छ लिखा, ए की मात्रा लगा देना है और स्वरे जोड़ देना है, प्रयच्छे स्वरे बन जाएगा, प्रयच्छे स्वरे। अब यहां पर आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि। आगे दिया हुआ है व्याधि तस्यौषधम, तस्य औषधम, तो यहां व्याधि तस्य प्लस औषधम दिया हुआ है तो यहां आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी? वृद्धि। व्याधि तस्य, व्याधि तस्य प्लस औषधम, औषधम दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा यहां पर आपको आ ले लेना है और यहां औषधम का औ ले लेना है। आ के बाद औ आने पर औ बनता है, ये वृद्धि संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है? ये वृद्धि संधि। कौन सी संधि कहती है बेटा? यहां वृद्धि संधि कहेगी कि आ के बाद औ आने पर। कैसे? यहां पर आप थोड़ा देख लीजिए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई, दो में से कोई आ जाए तो आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद यहाँ पर ओ या औ आ जाए तो औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। तो यहाँ पर भी वही हमारी कंडीशन हुई, औ बन गया तो यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा व्याधि तस्यौ, औ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर और औ यहाँ से निकल गया है तो केवल सधम बचा हुआ है, सधम। क्या बनेगा शब्द?
व्याधि तस्यौस्य धम बन जाएगा कि नहीं, व्याधि तस्यौस्य धम। तो यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे का पद देखेंगे, आगे का हमारा जो पद रहेगा अगली संधि का, जहां पर भी कोई संधि अगर नहीं बनती है तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएंगे कि कहां पर कौन सी संधि समझ में नहीं आ रही है, और मैं अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अन्यश्च, तो अन्यत प्लस चा दिया हुआ है, क्या लिखा है, अन्यत प्लस चा दिया हुआ है, तो यहां पर ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा होगा, लेकिन कौन सी संधि से, इश्चुत संधि से। स्तो इश्चुना इश्चु संधि हमारी व्यंजन संधि की का भेद है, तो यहां पर ता के स्थान पर चा होगा। अन्यत प्लस चा, अन्यत प्लस चा की जगह अन्यच प्लस चा हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका अन्यच, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पर आपकी हो जाएगी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। आगे का जो हमारा पद होगा वो आपका पद दिया हुआ है इसमें दातव्यम इति, दातव्यम इति, दातव्यम प्लस इति दिया हुआ है, तो दातव्य, दातव्यम प्लस इति, ये दो पद दिए हुए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें इति को जोड़ देना है तो आपका शब्द बन जाएगा दातव्यम मिति, बन जाएगा दातव्यम मिति। बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं जानी चाहिए, यहां आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे, आगे की आपकी संधियां जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी। अगला शब्द है यद दानम, क्या दिया हुआ है, यद दानम, यत प्लस दानम, क्या दिया हुआ है, यत प्लस दानम, यत प्लस दानम दिया है। तो यहां पर भी अब ता के स्थान पर क्या करना है, ता था दा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करना है, यद प्लस दानम दिया हुआ है। ठीक है, दानम हो गया, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको दा इसमें ही जोड़ देना। देखें, यद और ये वाला दा आ जाएगा तो यद दा, और ये दानम हो जाएगा। क्या बन गया है, यद दानम, बन गया कि नहीं बन गया, यद दानम। अब यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहां आपकी जो हुई है वो जस्त संधि हुई है। अब आपको देखें यहां दीयते अनुपकरणे, दीयते अनुपकरणे, दीयते प्लस अनुपकरणे, यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि होगी, दीयते, दीयते प्लस अनुपकारिणे दिया हुआ है, कारिणे, यहां पर पूर्व रूप संधि होगी, कौन सी होगी, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और सूत्र रहेगा आपका एंगा पदांताद दति, एंगा पदांताद दति दिया हुआ है, एंगा पदांताद दति। अब यहां पर यह कहता है हमारा कि पहले पद में अगर ए और ओ दो में से कोई हो, उसके बाद आ हो, तो आ को अवग्रह हो जाता है, आ को क्या हो जाता है, अवग्रह होता है। तो यहां पर देखो ता में ए है, ता में ए आ गया, ये लिखा हुआ है दीयते, और वो कह रहा आ है तो आ को अवग्रह कर दो, अनुपकारिणे, अनुपकारिणे दिया हुआ है, दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे, तो यहां आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगला शब्द दिया हुआ है तद्दानम, तत् प्लस दानम, इसके पहले यद दानम करके आए हैं, देखो बिल्कुल सेम है तद्दानम। ये बिल्कुल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको अभी करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, कमेंट में लिख करके बताना है। देखिए, अगर आप लोग इतना मेरे साथ करेंगे और अगर मेरे समझाने के बाद अगर एक का जवाब देते हैं तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को इसका बताना है कि इसमें कौन सी संधि है और कैसे ये बनेगा। जैसे अभी मैंने किया है यद्दानम, वैसे ही आपको करना है तद्दानम। बेटा इतना जरूर कर दीजिएगा, इतना आप करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है तदत्र, तत् प्लस अत्र, तत् प्लस अत्र,
ठीक। तो यहाँ पर भी आपको व्यंजन देखिए, यहाँ पर भी अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में आपको परिवर्तन करना है। तद, तद हो गया, अत्र का आ मिल जाएगा सो पूरा हो जाएगा, त्रा त्रिशूल इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा तदत्र। यहाँ पर भी आपकी हल संधि है, हल संधि के अंतर्गत जस्तु संधि, जस्तु संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला हमारा दिया हुआ है, आगे का दिया हुआ है यावदशौ, यावदशौ, यावत प्लस असौ, यावत प्लस असौ, यावत प्लस असौ दिया हुआ है। तो ता के स्थान पर फिर हो जाएगा आपका, बोलो जल्दी क्या होगा, दा। क्या हो गया है, दा। असौ का आ इसमें मिलेगा और शा इसमें जुड़ जाएगा, यावदशौ बन जाएगा, यावदशौ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर भी आपकी कौन सी संधि रहेगी, जो यहां है, जो यहां है वही यहां होगी, लेकिन ये अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये आपको लिखना है, ध्यान रख लेना। अगर ये ऐसा है, बिल्कुल है ऐसे ही, तो जो यहां पर जो संधि होगी वो यहां होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको लिख करके देना है। इसके बाद दिया हुआ है तावन महापंके, तावत प्लस महापंके दिया हुआ है, तावत, तावत प्लस महापंके दिया हुआ है, तावत प्लस महापंके। तो यहां ता था दाधा ना में परिवर्तन होगा, अनुनासिक संधि, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तावत की तावन, तावन हो जाए, ना हो जाएगा महापंके, महापंके, ये आपका इसमें जुड़ जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, जब इसमें ना को पूरा जोड़ोगे तो ये बनेगा तावन, तावन महापंके, तावन महापंके हो जाएगा। तो यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। आगे का शब्द दिया हुआ है व्याघ्रो वदत, व्याघ्रो वदत। देखें व्याघ्रः क्या पद है, व्याघ्रः प्लस अवदत, व्याघ्रः प्लस अवदत। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, उत्त संधि हो जाएगी। और अवदत का आ आएगा तो इसमें आपका किसके रूप में आ जाएगा, अवग्रह के रूप में, या खंडाकार आ भी कह सकते हैं। ठीक, तो व्याघ्रो वदत ऐसे पढ़ेंगे, व्याघ्रो वदत। अब यहां पर बात करते हैं हम कि जब ये हमारा व्याघ्रो अवदत इसमें जुड़ता है तो व्याघ्र प्लस अवदत हो जाएगा, तो यहां हमारी विसर्ग संधि। फिर लिखा हुआ है पतितोषी, क्या लिखा है, पतितोषी, पतितः प्लस असि, पतितः प्लस असि। तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि होगी, पतितः प्लस असि, पतितः प्लस असि। अब यहां विसर्ग के स्थान पर फिर आपका उत्त संधि का योग होगा और ओ बन जाएगा, और यहां अशी का आ जाएगा इसमें, ये आपका शब्द बन जाएगा पतितोषी। क्या बनेगा, पतितोषी। अब ध्यान रखना कि यहां पर उत्त संधि क्यों होती है, विसर्ग के स्थान पर अतोर और प्लुताद प्लुते से उ हो जाता है, आ और उ का यहां गुण होता है, और ये उत्त संधि के अंतर्गत आती है। हालांकि इतने अंदर से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप तो केवल विसर्ग संधि को मान के चलें। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे आप देखेंगे इसमें लिखा है अतस्त्वाम, अतः प्लस त्वाम, क्या लिखा हुआ है, अतः प्लस त्वाम, अतः प्लस त्वाम दिया हुआ है यहां। ठीक, तो यहां विसर्ग के स्थान पर फिर हमारा विसर्जनीय से सह सूत्र से स हो जाएगा, और यहां पर त्वाम ज्यों का त्यों रहेगा। ये द्विवचन का रूप लगा है, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम। ठीक, तो इसको आप जोड़ोगे तो ये बनेगा अतस्त्वाम। क्या बनेगा, अतस्त्वाम बनेगा कि नहीं बनेगा, अतस्त्वाम। चलिए यहां तक देख लेते हैं। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा होता है तो सरल है कि इसमें करना क्या है। ठीक, जब ये पद को हम देखते हैं तब इसमें थोड़ा सा हमें कठिनाइयां आती हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है इत्युक्ता, इति प्लस उक्ता दिया हुआ है, इति प्लस उक्त्वा दिया है। तो यह आपकी होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। और यण संधि कहती है कि ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है, लिरि के स्थान पर ला होता है। तो यहां पर भी वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे और ता में से ई को निकाल लेंगे,
और यहां पर आपका हो जाएगा इक्त्वा, बन जाएगा। ई के स्थान पर आप या करेंगे तो ई त और या हो जाएगा और उक्त्वा यहां पर जोड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे, इसको अब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ई आधा ता हो जाएगा। या भी हमारा आधा ही है, लेकिन हमारे उत्तर पद में दूसरे पद में आने वाले ऊ को हम इसमें जोड़ेंगे और आधा का और त्वा इसमें जोड़ देंगे तो इत्युक्ता हमारा पद बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए बात करता हूं मैं आगे अगले शब्द की। तो यहां पर आपको यण संधि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है सने रु रूपगम, सनई प्लस उपागम दिया हुआ है, शनई प्लस उपागम ऐसे दिया, उपागम। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, विसर्ग के बाद शनैश लिखा हुआ है तो रा बन गया है, शनैर, तो विसर्ग सनई की जगह रा हो गया है, तो विसर्ग के स्थान पर हम रा करेंगे। क्या करेंगे? रा करेंगे विसर्ग के स्थान। तो आगम हमेशा कैसा होता है? आधा होता है। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, इसको लाने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको लाने के लिए यहां पर फॉर्मूले का प्रयोग होता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आप सीधे कर सकते हैं कि यहां विसर्ग के स्थान पर रा हुआ है, उपागम का ऊ आएगा तो ये आपका पूरा कर लेगा। आगम हमेशा आधा होता है, इतना बस याद रखना। आप चाहे रा को लाएं, चाहे सा को लाएं, चाहे आप यहां पर ओ को लाएं, ध्यान है। लेकिन ओ हमारा स्वर है तो वो तो पूर्ण होता है, ठीक। तो उपागम का ऊ इसमें जुड़ जाएगा और पागम इसमें जुड़ जाएगा आपका। अब जैसे यहां पर उपागम की बात करते हैं तो यहां उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से उप उपसर्ग आ उपसर्ग और यहां पर गम धातु ल्यप प्रत्यय से उपागम बनता है। सनई रूपागम में हमारा पद बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे दिया हुआ है हमारा पांथो चिंतयत, पांथा प्लस अचिंतयत लिखा हुआ है, पांथा प्लस अचिंतयत। क्या दिया हुआ है? अचिंतयत, अचिंतयत ये पद दिया हुआ है। यहां पर भी आपका देखिए विसर्ग संधि ही है, इसमें भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग के स्थान पर यहां ऊ करेंगे हम, ठीक है ना, ऊ करेंगे, ये ऊ हो जाता है। लेकिन इसका आ और इसका ऊ मिलकर के दोनों आ और ओ करके गुण कर लेते हैं तो यहां ओ हो जाता है। अचिंत्यत का आ जाएगा हमारा अवग्रह के रूप में और यहां पर चिंतयत बन जाएगा। क्या बनेगा? चिंतयत, पांथो चिंतयत। क्या बनेगा? पांथो चिंतयत। अब यहां पर मैं बात करता हूं, क्या यहां पर आपका जो अगला पद है अवशेंद्रिय, अवशेंद्रिय चित्ता नाम, अवशेंद्रिय चित्ता नाम दिया हुआ है। अवश प्लस इंद्रिय चित्ता नाम, अवश, अवश प्लस इंद्रिय, इंद्रिय चित्ता नाम, चित्ता नाम, ठीक। यहां पर आपको आ और इंद्रिय दिया हुआ है, आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। यहां पर आपकी गुण संधि लगेगी। क्या लगेगी? यहां गुण संधि लगेगी। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र स्वाभाविक है कि आपको पता है, आद गुणा। कौन सा है? आद गुणा। मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी संधि का कौन सा सूत्र है। आपकी परीक्षा में आए ना आए वो एक अलग बात है, आपकी बुक में ये सारी चीजें प्रयोग में लाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आद गुणा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। और ये नियम कहता है कि पूर्व पद में ह्रस्वकार या दीर्घ आकार हो, उसके बाद ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार हो तो एकार बनता है। मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ा ए बनता है, ठीक। इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आता है तो ऊ बन जाता है। तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा गुण संधि का नियम है। अब यहाँ पर कई विद्वानों के आधार पर जैसे महर्षि भी आता है तो इसमें बनता है, तवल्लकारा भी आता है तो भी इसमें बनता है। तो ऋषि और आ मिलकर के अर बना लेते हैं और लिरी वो आ और लिरी आ जाए बाद में तो अल बन जाता है और बन जाता है तवल्लकारा। यहां पर भी वही रहेगा, आवश, आवश। यहां से आ निकल गया है तो सा आपका आधा हो जाएगा। दोनों को मिलाने पर ए बना हुआ है तो इसको मध्य में लिख देंगे। यहां से इंद्रिय का ई निकल गया है तो आधा ना और द्रिय चित्ता नाम, यहां पर हमारा पद बच जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये पद बचेगा। जब ए की मात्रा इस पर लगेगी हमारी तो ये बनेगा अवश्य। क्या बनेगा? अवशेंद्रिय,
क्या बनेगा? अवशेंद्रिय चित्ता नाम, अवशेंद्रिय चित्ता नाम बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। और यहां पर अगला शब्द होगा हमारा चिंतयन्ने वासो, चिंतयन्ने वासो, चिंतयन प्लस एव प्लस यहां लिखा हुआ है असौ। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा चिंतयन्नेव, ऐसे बन जाएगा, चिंतयन्नेव ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया है। फिर इसके बाद असौ दिया हुआ है, असौ दिया है, तो इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाए, वो बड़ा आ बनेगा। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, चिंतयन्नैव नेव, और यहां पर आपका बन जाएगा दीर्घ वासौ बन जाएगा। यहां पर आपकी संधि बन जाएगी कौन सी? दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। अब यहां पर लिखा हुआ है, अगला पद दिया हुआ है खादितश्च, खादितः प्लस चा दिया हुआ है, विसर्ग के स्थान पर भैया सा कर देना है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, सा कर दोगे सीधे सीधे और बन जाएगा आपका खादितश्च, ये आपका पद बन जाएगा। यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे का पद देखेंगे, अगला हमारा जो पद होगा, अगला प्रकृति प्रत्यय विभाग। प्रकृति प्रत्यय विभाग का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्रकृति प्रत्यय विभाग का मतलब है कि जो आपकी प्रकृति है, जो प्रत्यय है, उसको विभाग में बांटो, अलग अलग करो। इसका मतलब और तात्पर्य यही है कि इन दोनों को क्या करना है? अलग अलग करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रकृति को जान लीजिए और प्रत्यय को जान लीजिए। ठीक, जब किसी भी शब्द का निर्माण होता है तो उसमें एक प्रकृति होती है और उसमें प्रत्यय भी हो सकते हैं, 1 2 3, कितने प्रत्यय हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं शब्द पर, लेकिन एक तो प्रत्यय होगा ही। इसके बाद उपसर्ग भी होता है, लेकिन उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें उपसर्ग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रत्यय जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। और मूल शब्द को ही प्रकृति कहते हैं। मूल शब्द, जिस शब्द से किसी का निर्माण होता है, जिस धातु से, जिस शब्द से किसी एक शब्द का निर्माण होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मूल प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल प्रकृति होगी। और प्रकृति को जानने के लिए हमें शब्दों को देखना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है स्नातः, क्या दिया हुआ है? स्नातः, मतलब नहाने की बात कर रहे हैं, नहाता हुआ या नहाने के लिए। ठीक, तो यहां पर नहाता हुआ है, तो स्ना धातु है जो आपकी यहां पर प्रकृति है। क्या है ये? प्रकृति है, ये धातु है, इसी से हमारा ये शब्द बना है। इसीलिए जिस शब्द से जो बनता है वही प्रकृति होती है। जैसे मान के चलिए एक ये वृक्ष बना हुआ है, ठीक, ये क्या बना है आपका बेटा? ये आपका एक वृक्ष बना हुआ है, ठीक, ये आपका वृक्ष बना है। और इस वृक्ष में आप देख रहे हैं, ठीक, ये आपका वृक्ष बना हुआ है, ठीक, ये वृक्ष है। अब इस वृक्ष में नीचे आपकी कुछ जड़ें होंगी। क्या होंगी? ये कुछ जड़ें जरूर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? जब भी किसी भी एक वृक्ष का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी जड़ें होती हैं। और ये जड़ें इसकी क्या कहलाती है? मूल प्रकृति कहलाती हैं, क्योंकि इसी से तो इसका निर्माण हुआ है। इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है इन जड़ों से। इस पेड़ का निर्माण कहां से हुआ है? इस जड़ों से हुआ है, और यही इसकी प्रकृति है, क्योंकि इसका एक जो बीज था वो इसकी प्रकृति, उस बीज के द्वारा इस पेड़ का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना। तो किसी भी चीज से जब किसी चीज का निर्माण होता है तो वो उसकी प्रकृति कहलाती है, वो उसका मूल शब्द कहलाता है। ठीक, ध्यान रखना। तो इससे इस शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक, ध्यान रखने ना। अब इसमें कित प्रत्यय दिया हुआ है, तो कित प्रत्यय में आपका क्या दिया हुआ है? का की संज्ञा हो जाएगी लसक्व तद्धिति से, और ता हमारा शेष बच जाएगा।
तो इससे सीधे स्नात बन जाएगा, स्नातः एक वचन का रूप लग जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्राचार्य, प्रसार्य लिखा हुआ है, तो प्रसार्य में भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रा उपसर्ग है। क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रा उपसर्ग है, श्री धातु है, इणिच प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि प्रत्यय एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इसमें कोई ये आपकी सीमित संख्या में नहीं है कि एक ही प्रत्यय होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। उपसर्गों का कोई निश्चित नहीं है कि एक ही उपसर्ग होगा, लेकिन एक शब्द में मूल प्रकृति एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर श्री धातु है, तो श्री को यहां पर आर वृद्धि होकर के सार्य बनता है। क्या बनता है? सार बन जाता है, और सार बन जाता है, और यहां पर इसका ई बचेगा और इसका लेप का या बचेगा, और शब्द बनेगा आपका प्राचार्य। क्या बनेगा? प्राचार्य। फिर इसके बाद दातव्यम दिया हुआ है, तो यहां पर प्रकृति इसकी है, कौन है? दा है, और तब्यत आपका प्रत्यय है। यहां पर प्रा उपसर्ग है, यहां ये प्रकृति है, इसमें दो प्रत्यय है। इसमें फिर उपसर्ग नहीं है, इसमें केवल प्रकृति है और प्रत्यय है। तो दातव्यम बनेगा, तो दा प्लस तब्य, तब्यत लिखा है, तब्यत प्रत्यय में केवल तब्य शेष रहता है। क्या रहता है? तब्य शेष रहता है, ताकि संज्ञा हो जाती है, ताकि संज्ञा हो जाएगी, ये बनेगा हमारा दातव्य। क्या बनेगा? दातव्य बनेगा, और दातव्य से पुल्लिंग में बनेगा दातव्य, वो दातव्य, और स्त्रीलिंग में बनेगा दातव्या, बड़ा या हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में बन जाएगा आपका दातव्यम। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहां पर बनाना कौन सा है? दातव्यम बनाना है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम अगला, कि इसमें लिखा हुआ है स्नात्वा। स्नात्वा में स्ना धातु है, कित्वा प्रत्यय है। यहां पर स्नाता बना था तो कित प्रत्यय था, यहां स्नात्वा बना है तो कित्वा प्रत्यय हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसमें केवल त्वा शेष बचेगा, इसकी संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, केवल त्वा शेष रहेगा और सीधा जुड़ जाएगा, स्नात्वा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो इसमें आपकी प्रकृति देखी जाए तो ये आपकी प्रकृति है और ये आपका प्रत्यय है, ध्यान रहेगा। चलिए बात करता हूं आगे, पलायतुम। तो यहां पर परा उपसर्ग है और आय यहां पर धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो यहां पर बन जाएगा पलायतुम। ठीक, ध्यान रखिएगा, तुमुन प्रत्यय में यहां तुम शेष रहेगा। ये आपकी इसमें प्रकृति है, ये आपका उपसर्ग है, ये आपका प्रत्यय है। ठीक, आगे आपका शब्द दिया हुआ है उक्त्वा। उक्त्वा में वच धातु है, कौन सी धातु है? वच धातु है, कित्वा प्रत्यय है। वच धातु से उच्च बनता है, वच प्लस कित्वा दिया हुआ है, कित्वा। ठीक, और यहां पर संप्रसारण हो जाएगा, एक सूत्र आता है इंग यणः। क्या आता है? इंग यणः संप्रसारणम, संप्रसारणम। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर संप्रसारण होता है, इंग यणः संप्रसारणम सूत्र से। यहां पर इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण होता है, और वा के स्थान पर उ हो जाएगा, और इंग यणः संप्रसारणम से उ हो जाएगा, वच उच्च बन जाएगा, और कित्वा प्रत्यय में यहां त्वा शेष रहेगा। ठीक, त्वा शेष रहेगा, का की संज्ञा और लोप हो जाएगा। फिर यहां पर चोह को सूत्र लगेगा, तो चावर्ग के स्थान पर कावर्ग हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा उक, उक हो जाएगा, और कित्वा इसमें जुड़ेगा, और शब्द बनेगा हमारा क्या? उक्त्वा। क्या बनेगा? उक्त्वा। ध्यान रखोगे, इस बात का ध्यान रख लेना कि यहां पर उक्त्वा वच धातु है, बोलने के अर्थ में है। किसके अर्थ में है? बोलने के अर्थ में है। अब बात करता हूं मैं चिंतयन, किसकी बात कर रहा हूं? चिंतयन की बात करता हूं। तो चिंत इसमें धातु रहेगी, ध्यान से देखिएगा। चिंतयन, चिंतयन में देख लीजिए, चिंत आपकी धातु है, सत्री प्रत्यय है, आपका बन जाएगा चिंतयन। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, जो आपकी सत्री प्रत्यय है, यहां सत्री प्रत्यय में आपका अत शेष रहेगा। क्या रहेगा? अत। री की संज्ञा हो जाएगी और सा की संज्ञा, केवल अत बचेगा। अत को अन आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अत को अन आदेश हो जाता है और बनता है चिंतयन। ठीक, चलिए आगे आगे देखेंगे। अगला हमारा जो होगा प्रकृति प्रत्यय के बाद, और हमारे अभी इसमें दिया है मृता शब्द दिया है। मृता बना हुआ है किससे? मृ धातु से, कित प्रत्यय से। इसमें आपका ता रहेगा और इससे शब्द बनेगा आपका मृत, और आप रूप लगाएंगे तो प्रथमा पुल्लिंग में बनेगा मृता, और स्त्रीवाची में बनेगा मृता, और नपुंसक लिंग में बनेगा मृतम।
ऐसे बनेगा, कुछ नहीं करना, मिरी में ता जोड़ देना है तो मृत बन जाएगा, मूल शब्द बन जाएगा आपका मृत। ठीक, इसमें आपकी प्रकृति होगी मृ। ध्यान रख लेना, मरने की बात, मृ से मरने की बात होती है, मरने के लिए कहा गया। सम प्राप्त बना हुआ है, सम उपसर्ग प्रा उपसर्ग आप धातु है और कित प्रत्यय। इसमें भी सेम कंडीशन है। देखिए सम उपसर्ग है और प्रा आपने जोड़ दिया और आप इसमें जोड़ दिया तो ये बनेगा संप्राप। आपका ये बन गया संप्राप और कित प्रत्यय में से ता शेष रहेगा तो आपका शब्द बन जाएगा संप्राप्य, संप्राप्त बन जाएगा, संप्राप्त बन गया। क्या दिक्कत है यहां पर? इसमें भी आपकी प्रकृति रहेगी, प्रत्यय रहेगा, बाकी ये दोनों आपके उपसर्ग रहेंगे। इसके बाद दिया हुआ है उपगम्य, उप उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। यहां पर भी सेम कंडीशन, उप उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय में लकार की पकार की संज्ञा हो जाएगी और या बचेगा और इसमें आपको जोड़ देना है तो ये बनेगा आपका उपगम्य। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल रहते हैं ये। आगे देखेंगे, अगला शब्द दिया हुआ है आपका धृता। धृता शब्द है तो ध्री धातु है, कित प्रत्यय है। यहां पर भी कित प्रत्यय में ता बचेगा और ध्री धातु रहेगी। जब दोनों जुड़ेंगे तो धृत बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा धृता और स्त्रीलिंग में बनेगा धृता और नपुंसक लिंग में बनेगा धृतम, ऐसे बनेगा। आपको कौन सा चाहिए? पुल्लिंग वाची, तो ये बन जाएगा आपका धृता। ठीक, चलिए आगे बात करता हूं मैं। अगले हमारे दिए हुए हैं समास। इन समासों पर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है इसमें सुवर्ण कंकणम। क्या दिया हुआ है? सुवर्ण कंकणम, सुवर्णस्य कंकणम, सोने के कंगन। सुवर्ण कंकणम माने सोने के कंकण। सोने के कंकण की बात करें तो के अर्थ आ रहा है। किसका अर्थ आ रहा है? का, के, की। ये कारक चिन्ह हमारे किसके हैं? षष्ठी विभक्ति के। और जिसका अर्थ आ रहा है सोने के कंगन तो षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा, समास हमारी 6 होते हैं। ठीक, तो सोने के कंगन। फिर लिखा हुआ है गलित नख, गलित नख दंता। ठीक, तो गलिता नखा दंता यस्य सह बहुब्रीहि, अर्थात जिसके गल गए हो नख और दांत, नाखून और दांत, अर्थात व्याघ्र, बाघ। अर्थात कौन है? बाघ के लिए कहा गया है। किसके लिए आया है? गलित नख दंता, अर्थात बाघ जिसके नाखून और दांत गल गए हों, ऐसा वृद्ध कौन? व्याघ्र। तो गलिता नखा दंता, गलिता नखा दंता यस्य सह बहुव्रीहि समास। जो तीसरे अन्य पद को प्रधानता दे या अन्य पद की ओर संकेत करता है, अनेक अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जो अन्य पद की प्रधानता को दर्शाता है वो बहुव्रीहि समास होता है। फिर लिखा हुआ है हस्ति स्नानम, हस्तिना स्नानम, हाथी के समान या हाथी स्नान, हाथी के स्नान, हस्ति स्नानम मतलब हाथी स्नान। तो हस्ति स्नानम, हस्तिना षष्ठी विभक्ति लगी हुई है हस्तिना में, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। क्यों? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि हाथी के स्नान या हाथी का समान, हाथी के समान स्नान। तो युव लगा होता तो यहां पर हाथी के समान हो जाता, लेकिन हस्ति स्नानम लिखा है तो सीधे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर लिखा हुआ है वंशहीना, वंशेन हीना, वंश से जो हीन हो गया हो, तो यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। वंश से हीन जो हुआ है वो वंशहीना, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो वंशेन हीना, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है वंशेन हीना, वंश से जो हीन हुआ तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, फिर लिखा हुआ है कुश हस्ता, तो कुशेन हस्ता, कुशा हस्ते यस्य सा कुश हस्ता, कुश है हाथ में जिसके, अर्थात व्याघ्र, बाघ। तीसरा देखिए कुशा हस्ते यस्य सह, कुश हाथ में हो जिसके, तो किसके हाथ में थे कुशा? वो व्याघ्र के हाथ में, तालाब के किनारे बैठा था, बहुब्रीहि समास। फिर लिखा विश्वास भूमि, विश्वासस्य भूमि, विश्वास की भूमि, षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी विभक्ति लगी है विश्वासस्य, जैसे रामस्य वैसे ही विश्वासस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। आगे देखेंगे
चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं इसका आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी लेके आने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से मस्ती के साथ जरूर पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल भी थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं, तो परीक्षाओं के लिए आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी। थकावट का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो अभी थक जाएगा वो बाद में रुक जाएगा, जो बिल्कुल नहीं थकेगा वो कभी रुकेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, उच्च पद को प्राप्त करना है, अच्छे से नंबर लाना है, अच्छे कक्षा में स्थान बनाना है, तो अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कौन किस बोर्ड से है। इतना जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। 100% आप लोगों से कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। आप लोगों को ये निःशुल्क सेवा संस्थान चल रहा है, मैग्नेट ब्रेंस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आप लोगों के लिए यहाँ है। जो जिस मीडियम से है वो उस पर जा सकता है। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो इसमें भी कोई आप शंका समाधान ना समझें। और क्योंकि उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, आप लोगों को प्रदान की जाती है। जो यहाँ का अध्ययन अध्यापन का कार्य है, आप लोग यहाँ देखेंगे कि तो यहाँ की टीम कैसे तन और मन से लगी हुई है आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने में। ये परोपकार का कार्य चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष रूप से बताने जा रहा हूं कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इस लिंक पर मिलेंगे, तो देर नहीं करना है आपको। देखें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर के नोट्स मिलेंगे आपको, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।